दोस्तों, क्या आने वाली 4 मई को बंगाल में मोदी के सिस्टम की जीत होगी या फिर बंगाल की जनता की जीत होगी? और अगर बंगाल की जनता का एक एक वोट सही गिना गया तो क्या फिर ममता बनर्जी चुनाव जीतने जा रही हैं या फिर भी मिस्टर मोदी की गुंजाइश बनती है? अब सच ये है कि बंगाल में नतीजे आने से पहले ही विपक्ष और सत्ता में यानी बीजेपी और टीएमसी में आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई। वो चाहे स्ट्रांग रूम हो, वो चाहे मशीनें हो, वो चाहे काउंटिंग का प्रोसेस हो, वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हो, आर पार की लड़ाई छिड़ी है। हालांकि बंगाल से खबरें ये आ रही हैं कि ममता बनर्जी को अभी भी एज है, बावजूद इसके एग्जिट पोल ने जो कुछ दिखाया। उधर बीजेपी दावा कर रही है और खासकर अमित शाह कि हम ही जीत रहे हैं बंगाल। उधर ममता बनर्जी ने पहली बार एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया, राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 4 मई को बंगाल में उनकी जीत होती है तो फिर अगला टारगेट दिल्ली है, दिल्ली दरबार है। अब ममता के इस बयान का मतलब है कि बंगाल की जीत के बाद जो नेक्स्ट राउंड में उनका टारगेट है वो मोदी की गद्दी है, मोदी सरकार है दिल्ली में। और ममता बनर्जी कूच करेंगी बंगाल से कोलकाता से दिल्ली की तरफ, समूचे विपक्ष को इकट्ठा करना चाहती हैं और मोदी की गद्दी को हिलाना चाहती हैं। यानी उनका जो नेक्स्ट टारगेट है 2026 के बाद वो 2029 है। पहली बार बयान दिया ममता बनर्जी ने और इसको लेकर बंगाल की एक महिला पत्रकार हैं जो आज लाइव थी मेरे साथ। सुनिए उन्होंने क्या कहा ममता के इस नई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर या इस नए तीर पर। इस बार उन्होंने ठान लिया है और ये अमित शाह और मोदी को मालूम है कि बहुत ही जल्द दीदी जीतती है और ये जाएंगी पूरा दिल्ली। और दिल्ली में दीदी का रिकॉर्ड आपको मालूम है, दीदी का हिस्ट्री मालूम है, दीदी क्या कर सकती है। दूसरी तरफ जितनी नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हों, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सभी स्टेक होल्डर्स का बीजेपी से अलग हटकर जो पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि काउंटिंग के दिन कुछ भी हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं 4 मई को वोटों की गिनती को शक से देखा जा रहा है। और कल रात अचानक उस वक्त एक हंगामा खड़ा हो गया जब कोलकाता के एक स्ट्रांग रूम में जहां पोस्टल बैलेट रखे गए थे उसकी एक सीसीटीवी फुटेज बाहर आई और तृणमूल ने और बाकी पार्टियों ने आरोप लगाया कि पोस्टल बैलेट की गिनती के समय हेरा फेरी की गई, कैंडिडेट्स को इत्तला नहीं किया गया और बिना उनके बुलाए पोस्टल बैलेट की सॉर्टिंग की गई थी। जो स्क्रीन सीसी कैमरा का जो स्क्रीन वहां पर है वो तो प्रोवाइडेड बाय ईसी, वहां पर ही देखा गया ये मूवमेंट हो रहा है। अंदर कुछ लोग बैठे हुए और वो बैलेट से कम कर रहे हैं। तो हम लोग बोले थे हमारा कैंडिडेट और एजेंट क्यों नहीं है, तो वो लोग बोला एक मेल भेजा है। ऐसा है, ये एक जागलरी है। कल 4 बजे तक हमारा एजेंट और सब लोग यहाँ पर थे। उधर टीएमसी के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी भले ही वो आपस में लड़ रही हों इस चुनाव में, लेकिन सीपीएम, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का भी कहना है कि भाई चुनाव आयोग को गारंटी देनी होगी कि काउंटिंग बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, वोटों की गिनती में एक एक वोट सही गिना जाए, इसकी गारंटी देनी होगी किसी तरह भी इलेक्शन कमीशन को। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सीपीएम के वरिष्ठ नेता स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम साहब। चुनाव की शुरुआत से हम कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव और भय मुक्त चुनाव होने का एक पहला शर्त है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना पड़ेगा और सुरक्षा की भावना को तय करना पड़ेगा। अब दोस्तों सच ये है कि माहौल गर्म है, आर पार की लड़ाई है और बंगाल का किला जिसने फतेह कर लिया उसने हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। 2029 फिर उसी का हो गया, इस तरह की भी बात हो रही है। मोदी जीतेंगे तो फिर कुछ भी कर सकते हैं और मोदी हारें तो विपक्ष को एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, ऑक्सीजन की एक लाइफलाइन मिल जाएगी। कुछ भी फिर विपक्ष कर सकता है। और ममता बनर्जी तो कह चुकी हैं कि बंगाल जीतने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट मोदी को कुर्सी से उतारना है। ये वो कह रही हैं, प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कर रही, मोदी को कुर्सी से उतारने की बात कर रही हैं। सवाल यह है कि 4 मई को क्या होगा। ये जो एग्जिट पोल की बातें हो रही हैं कि साहब मोदी आगे हैं, मोदी की बीजेपी आगे चल रही है, मोदी ही सरकार बनाएंगे,
ममता बनर्जी पीछे हैं, क्या ये नतीजे पलटेंगे? ज़मीनी सच्चाई कुछ और है जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि 200 का आंकड़ा पार है, या फिर काउंटिंग में कुछ खेल हो सकता है जो अभी आप सुन रहे थे विपक्ष को, खासकर सीपीएम को या टीएमसी को? आगे क्या होने जा रहा है और मोदी और शाह प्लान क्या कर रहे हैं? अगर 100 सीटें मिलती तो क्या, 120 सीटें बीजेपी को मिलती तब क्या प्लान है? आगे क्या प्लान है? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हम सबके जहन में, ये मैंने सवाल उठाए हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के साथ, लंबा तजुर्बा है टाइगर को, और हमारे साथ आज तानिया बागची भी होंगी। तानिया पिछले 20-22 बरसों से लगातार पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रही हैं बंगाल में, टीएमसी को भी जानती हैं, बीजेपी के खेल को भी समझती हैं, हिंदी भी ठीक ठाक बोल ही लेती हैं। कलकत्ता से सीधे लाइव हैं। मेरा सवाल ये है कि जो एग्जिट पोल आए, क्योंकि आप भी ग्राउंड पर थी, आप भी चुनाव कवर कर रही थी, क्या आपको लगता है कि ये जो एग्जिट पोल हैं ये बीजेपी के फेवर में जा रहे हैं, और 4 मई को जब मशीनें खुलेंगी, असली नतीजा आएगा तो एग्जिट पोल कुछ अलग होगा? एग्जिट पोल से जो नतीजे आएंगे वो बिल्कुल अलग होगा। पर आप एक चीज मान के चलिए कि जब खुलेगा 7 बजे या 8 बजे से जब काउंटिंग स्टार्ट होगा, उससे 1 घंटा 1.5 घंटा तक आपको यही दिखाई मिलेगा कि बीजेपी जीत रहा है, पर वो वैसा नहीं होने वाला है। पोस्टल बैलेट वाला जो होता है वो थोड़ा पूरा चेंज हो जाएगा, वो धीरे धीरे पलटेगा। बंगाल में एग्जिट पोल, बंगाल में सीधे हम सब जगह बोलते हैं, और अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, इतिहास देखेंगे, पिछले कई इलेक्शंस देखेंगे, बंगाल का बहुत ही सीधा रिजल्ट्स होता है, वेरी स्ट्रेट। वो बोलते हैं कि अगर आपको ये पार्टी है तो यही चाहिए, अगर आपका दूसरा पार्टी है तो उसे दूसरा ही चाहिए। कभी ऐसा कि हाँ इसको 140, क्योंकि हमारा यहाँ का आंकड़ा है 148, यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को 138 मिला, किसी को 140 मिला और दूसरे को वैसे ही मिला। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि कांटे का टक्कर नहीं होता है, एकदम पूरा बहुमत मिलता है या तो ही नहीं मिलता है। टाइगर भाई, आप तो एग्जिट पोल के कई मालिकों को भी जानते हैं और खेल भी जानते हैं, पर्दे के पीछे जो होते हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, ये जो प्रदीप गुप्ता आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कहते हैं कि साहब ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोलस्टर हैं, और ये जो सर्वे करते हैं 99% ये दावा करते हैं कि उनके एग्जिट पोल सही होते हैं। ये प्रदीप गुप्ता का कहना है। लेकिन प्रदीप गुप्ता ने इस बार सबको आश्चर्यचकित कर दिया जब सारे उन्होंने सर्वे दिए, बंगाल का सर्वे प्रदीप गुप्ता ने नहीं दिया। बंगाल के सर्वे करने के बावजूद सर्वे दिखाया नहीं। ये क्या खेल है प्रदीप गुप्ता का? बंगाल से पीछे हट गए। देखिए दीपक भाई, उन्होंने बहुत ही ऐसा कारण दिया कि उन्होंने कहा कि बंगाल की जो वोटर है वो डरा हुआ है, इसलिए वो बोलता नहीं है कैमरा देखते से। ये बोल के उन्होंने ये बता दिया कि जो पोल सर्वे आए हैं, एग्जिट पोल, वो सब फर्जी है। क्योंकि यदि मतदाता डरता है गुप्ता के सामने, तो बाकी लोगों के सामने भी डरता होगा। गुप्ता का चेहरा कोई ऐसा भूत प्रेत जैसा तो नहीं है जिससे डरे। तो वो सिर्फ गुप्ता को डरता है और बाकियों को नहीं डरता, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाकियों को भी डरा होगा। तो बता तो दीजिए, गुप्ता जी ने दिखाया क्यों नहीं भाई? गुप्ता सर्वे जी आपने नहीं है कि गुप्ता जी के पास जो सर्वे आया वो करीब करीब ममता दीदी का सर्वे है, ओह, जो अंदर की खबर है। और उस सर्वे को इतने बड़े लेवल पे वो मैनिपुलेट करने को तैयार नहीं थे। मतलब क्रेडिबिलिटी का भी एक सवाल होता है कि आपके पास 226 का आया और आप बता दो कि 100 आ रही है सीटें ममता को, नहीं हो सकता। और 226 बीजेपी को आ रही है, नहीं हो सकता। ये तो उन्होंने विड्रॉ किया, और उनको ये भी लगा कि फिर आगे पीछे कहीं ना कहीं तो क्रेडिबिलिटी का सवाल है। यही गुप्ता एक बार रोए थे, आपको याद होगा, जब उनका बुरी तरह से हमने उनको रोते हुए भी देखा है, हमने उनको रोते हुए भी देखा है आज तक पे, और उनको नाचते हुए भी देखा मैंने। हाँ, नाचते हुए भी देखा है। अभी देखिए क्या होता है, कभी करीब सभी सर्वे वालों के पास एक ओरिजिनल फिगर तो आ जाता है दीपक भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो फिगर आता है और जो फिगर परोसा जाता है, इसमें डील है। एक मिनट और लूंगा तानिया जी, यदि आप को लगे कि मैं गलत जा रहा हूं तो आप मुझे रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। बीजेपी 3 स्टेज पे काम करती है चुनाव के साल में, या 1 साल पहले से 2 साल, क्योंकि वो 5 साल चुनावी मोड में रहती है।
जैसे ही ममता सत्ता में आई पिछली बार, तब से केंद्र ने ममता को सहायता देना कम कर दिया। फंडिंग में स्क्वीज कर, इधर तकलीफ दे, उधर तकलीफ दे, ये प्रोजेक्ट रोक, वो प्रोजेक्ट रोक, और लगातार ये प्रोटेस्ट करना कि ममता काम ही नहीं कर रही है, ममता डिलीवरी नहीं कर सकती है। केंद्र तो पैसा देती है, झूठ बोलने में क्या जाता है, लेकिन ममता नहीं कर रही। फिर जिस साल चुनाव होता है, चुनाव के साल में दे बदनामी, इस स्कैंडल में निकाल, उस स्कैंडल में निकाल, हिंदू मुसलमान कर, और सरकार को बुरी तरह से बदनाम करना कि गवर्नमेंट हैज फेल्ड। और उसमें राज्यपाल एक अहम भूमिका निभाता है, वो बार बार स्टेटमेंट देता है कि इधर ये हो गया, उधर हो गया। तो जनता को लगने लगता है कि ये सरकार तो बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। उसके बाद चुनाव अनाउंस होते हैं, चुनाव अनाउंस होते से ही फिर बागडोर जाती है चुनाव आयोग के हाथ में, फिर एसआईआर करवाता है वो। एसआईआर में सबसे पहले वो आपके मतदाता उड़ाता है, नए मतदाता जोड़ता है, आपको पूरी तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास करता है। फिर मतदान करवाने के टाइम पे पूरी सेंट्रल एजेंसियां लग जाती हैं। उसके पहले ईडी सीबीआई थोड़ा प्रकोप अपना दिखा के लोगों को बदनाम करती है। जैसे आईपैक के आदमी को उठा लिया, पूरा चुनाव में उसको जेल में रखा, जैसे ही चुनाव हो गया दूसरे दिन उसको जमानत दे दी, अब जा तेरा काम हो गया। हेमंत सोरेन जेल में उठा लिया, जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया जमानत दे दी, पूरे लोकसभा के टाइम पे बाहर अंदर था। ये टूल किट यूज करते हैं। उसके बाद जब आपके मतदान होता है, मतदान में घपला करते हैं। फिर तो जब स्ट्रांग रूम में मशीन जाती है उसमें करते हैं। जब मतगणना होती है तो उसमें कंप्यूटर में चढ़ाने में गड़बड़ करती है। और इसके बावजूद भी यदि आप सत्ता में आ जाते हैं, विपक्ष आता है, आप हार जाते हैं, तो फिर तीसरा फेज चालू होता है। एक लिस्ट बनाई जाती है, मेरे पास कंफर्म खबर है, जो मेरे आईआरएस मित्र है, जितने उम्मीदवार है टीएमसी के, हर उम्मीदवार की डोजियर बना हुआ इनकम टैक्स के पास फाइल खुली है, सबकी फाइलें खुली है, सबकी प्रॉपर्टीज, सबके ससुराल की प्रॉपर्टीज, सबके दोस्तों की प्रॉपर्टीज, बेनामी प्रॉपर्टीज, एजुकेशन में कौन है, इंडस्ट्रीज में कौन है, सबकी फाइलें तैयार होंगी। जैसे ही ममता शपथ लेगी, कल सपोज आ जाएगी ममता की, ममता शपथ लेने के बाद एक सीजेबल आंकड़ा जो होगा उनको हरास करना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये अभिषेक बनर्जी को उठाएंगे। यदि एक बड़े नाम को उठा लिया तो बाकी लोग थोड़े से पस्त होने लगते हैं। नहीं होगी जमानत। अनिल देशमुख गृह मंत्री था महाराष्ट्र का, कोई आरोप नहीं था उसके खिलाफ, 13 महीने जेल में रहा। वांगचुक जेल में रहा। जितने भी जेल में रहे, क्यों रहे किसी को नहीं मालूम जी। तो इनको जेल में रख के फिर एक सीजेबल टुकड़ा तोड़ा जाएगा ममता, और सत्ता में आएंगे। देखिए, सत्ता में तो हम आएंगे, और हम जनता के मतदान से नहीं आएंगे, हम जुगाड़ से आएंगे। क्योंकि जुगाड़ हमारे पास क्या है, हमारे पास चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग पे जो अंकुश है न्यायपालिका, वो एक पॉकेट में चुनाव आयोग है तो एक पॉकेट में न्यायपालिका है। आता हूं टाइगर, आता हूं आपसे आज कई खुलासे करने। मैं तानिया जी के पास जा रहा हूं। तानिया जी, ममता बनर्जी से जो आप देख रही हैं, और कलकत्ता में ही आप इस वक्त हैं, रिपोर्टिंग कर रही, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी दिख रही? क्या उनको लगता है ममता को कि वो वाकई जीत रही हैं, या ममता बनर्जी आपको थोड़ा सा प्रेशर में लगती हैं, या कॉन्फिडेंट लग रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी खुद कंफर्टेबली प्लेस्ड है। उनको सिर्फ एक ही चीज है कि उन्होंने दो चीज समझ लिया है कि अगर आपको 180 से 200 तक तो जाना ही है पहले, क्योंकि इन लोगों का जो है इतना मनी पावर किसी के पास नहीं है अभी भारतवर्ष में। बीजेपी के पास जो है, बीजेपी के पास जितना मनी पावर है उतना मनी पावर कोई भी पार्टी के पास नहीं है। और हम लोग देख चुके हैं कैसे एक स्टेट के बाद एक स्टेट कैसे ये खरीदने वाले हैं, और कैसे ये लोग, जो अशोक जी ने कहा है कि अभी तक का उन सब का खाता ये लोग रेडी कर चुका है। आप मान भी लो कि बॉबी हकीम जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्टर है और दीदी के बहुत ही खास है, उनको जाके धमकाया जाता है ठीक 7 से 8 घंटे वोट से पहले कि आप क्या कर रहे हो, आप देख लो, वरना आपको तो हम लोग देख लेंगे। दूसरे
जब भी ये 29 का इलेक्शन खत्म हुआ, दीदी का और एक इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर है सुजीत बोस, उनको ईडी का नोटिस फिर आ गया और बोला भाई आ जाओ, आप तो इतने दिन नहीं आए, बार बार बोले कि कैंपेन पे जा रहे हो, अभी तो कैंपेन वैम्पेन का कोई बात नहीं, आपको आना पड़ेगा। फिर उसको नोटिस भेज दिया गया। कांस्टेंट ये कैंपेन के दौरान उनका बहुत ही करीब और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एमएलए है जो साउथ कोलकाता का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्स्टिट्युएंसी का एमएलए है, और वो ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर है, वो है देवाशीष कुमार। ये देवाशीष कुमार के घर पे जाते हैं, ये जाके पूरा कैंपेन के दौरान एक हाइप क्रिएट करके रखता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पास वो गए हैं, कॉन्स्टेंटली गए हैं। और ये तो विनेश चंडेल का जो सीन था जी वो तो आप देख ही चुके हैं। आप ये बड़ी पूरा बात। एक गेम है, एक गॉट अप गेम चल रहा है, Got कुछ it. भी नहीं, जी कुछ जी भी तान्या नहीं। ये तान्या जी, ये मत कहिए कहाँ का रूल चल रहा है। माई वे और हाईवे ये रूल चल रहा है। दूसरी बात जो आप बता रही है, आंध्र प्रदेश का कारण लीजिए। आपने बताया था ना नंदीग्राम में कैसा वोट बढ़ गया, पता नहीं इतना वोट कहां से आ गया। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उनके पति और कोई तीसरा आदमी नहीं है, परकल प्रभाकर, उनने अभी डाटा दिया। आंध्र प्रदेश में चुनाव में 5 बजे बाद 20% वोट हुआ। जी 5 बजे बाद 20% वोट, मतलब सुबह 4 बजे तक वोटिंग चला। बड़ी बात तो जो सामने आई। ये सारे टूल तो उपयोग में आएंगे। अब आप कृपा करके कौन से रूल में बैठता है, कौन से कानून में बैठता है, ये शब्द ही नहीं है। अब अमित शाह जी का शब्द कानून है और अमित शाह जी का आदेश संविधान है। और बड़ी बात निकल के आई तानिया जी से कि भाई ममता बनर्जी बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, उनको आश्वस्त हैं कि जीत उन्हीं की होगी, लेकिन ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर है, क्योंकि ये तीनों एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। और इसी का इशारा अशोक वानखेड़े टाइगर भी कर रहे थे कि अब जो गेम है वो बीजेपी से शिफ्ट होके ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की तरफ जा रहा है। चलिए उस पर बाद में बात होंगी। टाइगर, एक सवाल बहुत मेरे जहन में था काफी समय से, मुझे लगा आपसे पूछना चाहिए। मान लीजिए ममता बनर्जी जीत जाती हैं और मोदी शाह सारी तिगड़मों के बावजूद, सारे गेम के बावजूद हार जाते हैं। अगर बीजेपी के हाथ से इतनी हाइप के बाद बंगाल निकला, तो फिर देश की राजनीति आपको कैसी लगती है? मोदी की आगे की राजनीति फिर क्या है? तो 2026 से 29 के बीच में करीब करीब 2 साल पूरे मिल जाते हैं। 2 साल कि मैं आधे इधर का वो चुनाव का पीरियड छोड़ के, इन 2 सालों में सारे विरोधी पार्टियों को, जितना भी विपक्ष है, उन्होंने दीदी का रोल मॉडल सामने रख के ही काम करना चाहिए। चाहे तेजस्वी हो बिहार में, चाहे अखिलेश हो, रास्ते पे उतर के काम करना होगा। दीदी के जैसा स्ट्रगल करना होगा, तब जाके 2029 में यदि बंगाल रिपीट हुआ सब दूर, तो ये 50 सीट मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए, पूरे इंडिया कुनबे के लिए। बड़ी बात नहीं कह रहे हैं कि अगर बंगाल मोदी और अमित शाह हार गए, तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और विपक्ष क्या है, हावी होगा। मैं बता रहा हूं आपको क्या है। महाराष्ट्र में मैं अभी कल ही आया हूं रात को, कहीं पे भी जाओ कांग्रेस के लोग मिलते भी हैं, बोलते क्या करना, क्या लड़ना, कुछ भी करो आते तो यही है। गुजरात कुछ भी करो आते तो यही है। ममता करो तो ये नहीं आएंगे। ये मंत्र जिस दिन उनको मिल जाएगा कि कुछ भी करो तो ये आते हैं, अरे ममता करो तो ये घर बैठते। जिस दिन ये मंत्र उनको समझ में आ जाएगा, हर स्टेट में आपको एक ममता खड़ी मिलेगी। ओके, मतलब पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रगल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। सड़क की राजनीति की बात कर रहे हैं टाइगर, की सड़क पर आना होगा, इनसे निपटना होगा। और ममता अगर ये युद्ध जीतती हैं तो ये सारा संदेश सारे टूलकिट फेल हो गए, सारे टूलकिट फेल हो गए। तमाम जितने भी मिसाइल, जितने भी ड्रोन बीजेपी ने यूज किए बंगाल में ममता के खिलाफ, सारे इंटरसेप्टर ममता के सक्सेस हो गए। जिस दिन ये लोगों को पता पड़ जाएगा, वो इंटरसेप्टर हर राज्य में लगेंगे और इनके सारे टूलकिट खत्म हो जाएंगे। ये तो आपने कहा मोदी और शाह अगर बंगाल हार जाते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए ये तिगड़म, ये ड्रोन, ये मिसाइल चल जाती है, ममता का इंटरसेप्टर फेल हो जाता है
और मोदी और शाह बंगाल जीत जाते हैं। अगर बंगाल जीत लिया मोदी ने, फिर आगे क्या है राजनीति देश की? कुछ नहीं, 2030 में आपको मनुस्मृति लागू होती हुई मिलेगी। 2029 में एनडीए 400 सीट ले आएगा, संविधान बदल जाएगा। ऐसा ही चलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मोदी ने बंगाल जीता तो फिर वो कुछ भी जीत सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मोदी की बात नहीं, मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं। अमित शाह ने यदि बंगाल जीता तो आने वाले 2029 के चुनाव में अमित शाह फेस होंगे और ये 400 सीटें लेके आएंगे, क्योंकि जनता के मतदान की किसी को जरूरत ही नहीं है। ओके ओके, बड़ी बातें, दोनों बड़ी बातें। मोदी हारे तो क्या होगा, मोदी जीते तो क्या होगा? तानिया जी, आप कुछ कहना चाह रही थी जी? एक बड़ा बात यहाँ पे है जो अशोक जी वही वही हम बताएंगे कि एक चीज ममता दीदी ने ठान लिया है कि ये पूरा जो कैंपेन था वो सिर्फ एक ही बात किया है कि अगर आप लोग वोट हमें देंगे, हम 6 महीने में हम दिल्ली का दौरा शुरू कर देंगे। और ये बात अभी दीदी के सामने, अब लास्ट 15 सालों में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया था दीदी जब बोला कि हमको बदला लेना है, कभी भी ऐसा नहीं बोला। क्योंकि जब 11 में भी आए थे उनका स्लोगन था बदल चाहिए, बदला नहीं, बदल चाहिए, यानी कि हमको बदलाव चाहिए, हमको रिवेंज नहीं लेना है। ये क्लियर कट था। पर इस बार उन्होंने ठान लिया है और ये अमित शाह और मोदी को मालूम है कि बहुत ही जल्द दीदी जीतती है और ये जाएंगी पूरा दिल्ली। और दिल्ली में दीदी का रिकॉर्ड आपको मालूम है, दीदी का हिस्ट्री मालूम है, दीदी क्या कर सकती है। दीदी आज भी वही कर सकती है। शी इज दी ओपोजिशन इन दी ओपोजिशन इट्स गवर्नमेंट इटसेल्फ। क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे बैठ के खुद का गवर्नमेंट है पर फिर भी यहाँ पे धरना पे बैठ जाती है, तो लोग पूछते हैं आपका ही गवर्नमेंट है, आप धरना पे बैठते हो। शी इज द ऑपोजिशन, शी इज द गवर्नमेंट। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये जो क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का है, आपने बंगाल को दिखाया है सेफेस्ट स्टेट, कलकत्ता को दिखाया है सेफेस्ट सिटी, और आप आते हो और हर वक्त कहते हो कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हाँ, घटनाएं हुई है। दीदी को उस वक्त कुछ बातें वो सेंटिमेंट पे बहुत चलती है। कई बात ऐसे हम लोगों ने भी बोला है, हम जो कवर करते हैं हमने भी बोला है आज कुछ गलत ना बोल दे, आज कुछ, क्योंकि वो एंटी हो जाता है। पर उनको हम जानते हैं उनका रिकॉर्ड कैसा चलता है। तानिया जी का कहना है कि अगर बंगाल ममता जीतती हैं तो बंगाल में हो सकता है उनके जो भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं वो सरकार को रन करें। ममता बनर्जी दिल्ली की तरफ कूच करेंगी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब बदले का वक्त है, अब बदले का वक्त है, यानी मोदी और शाह को बदलने का वक्त है, बदले का वक्त है, ये वो बात कर रही हैं। कूच करेंगे दिल्ली। लेकिन टाइगर ने कहा कि अगर तिगड़म से मोदी और शाह बंगाल जीत जाते हैं तब क्या होगा? तब देश की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। और टाइगर बार-बार इस बात को आज दोहरा रहे हैं कि फिर इलेक्शन जो है ये एक गिमिक होगा, ये एक सिर्फ औपचारिकता होगी, ये एक तरह से आप कह सकते हैं लोकतंत्र में एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया तानिया जी, आप आई, खुलकर बात हुई। टाइगर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वक्त कम था वरना मैं आप लोगों से भी कुछ और सवाल पूछना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।